हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जाना कि आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ सेटल्ड हुए थे, और जाना कि वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऋग्वैदिक पीरियड जिसे अर्ली वैदिक पीरियड भी कहा जाता है और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें से ऋग्वैदिक पीरियड में आर्यंस के ज्योग्राफिकल एरिया, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम समझते हैं लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस के ज्योग्राफिकल एरिया, पॉलिटी, इकोनॉमी के बारे में, टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में, सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ के बारे में। पर अगर आपने प्रीवियस वीडियो अब तक नहीं देखे तो आप उसे देख सकते हो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, ताकि ये वीडियो और अच्छे से समझ सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक। लेटर वैदिक पीरियड का मोस्ट एक्सेप्टेबल पीरियड है 1000 BC टू 600 BC। सबसे पहले जानते हैं ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में। लेटर वैदिक पीरियड के दौरान आर्यन लोग लगभग पूरे नॉर्थन इंडिया में फैल चुके थे एंड द सेंटर ऑफ कल्चर नाउ शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गंगेज। जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में समझे कि अर्ली वैदिक पीरियड में सरस्वती रिवर को देवी माना जाता था, पर अब इस पीरियड में ये लोग गंगा रिवर को इंपॉर्टेंस देने लगे। इस पीरियड में और भी बाकी रिवर्स के बारे में बताया गया, जैसे नर्मदा रिवर, सदानीरा रिवर जिसे अभी गंडक नदी के नाम से जाना जाता है, चंबर रिवर एक्सेट्रा। और शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद से रिलेटेड ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि कैसे किंग विदघमतवा ने उनके पुजारी गौतमा रहुगना के साथ सरस्वती रीजन से माइग्रेट होकर सदानीरा रिवर मतलब गंडक नदी को पार करके विदिशा की जमीन पर पहुंचे थे और पवित्र अग्नि के से ईस्ट साइड की घास घूस वाली लैंड को साफ करके उस लैंड को हासिल किया। पहले ये लोग किसी जमीन को हासिल करना हो तो जमीन को जला देते थे, घास घूस जलाकर हटा देते थे और लैंड को यूज करते थे। पर धीरे धीरे एडवांसमेंट के साथ आयरन टूल्स का यूज करना इन लोगों ने सीख लिया। अब ये लोग जमीन को साफ करने के लिए आयरन टूल्स का यूज करने लगे और इस एडवांसमेंट के चलते जनपद बनने लगे। जनपद मतलब एक ऐसा प्लॉट जहाँ कोई लोग या कहे जनजाति अपना पाव रखते हैं या कहे वो लोग सेटल्ड हो जाते हैं, ऐसे जगहों को जनपद कहते हैं। इस तरह दोआब रीजन में पुरुष और भारतास मिलके कुरु जनपद बना, तुर्वशस और क्रिविस मिलके पंचला जनपद बना और एक काशी जनपद बना। वैदिक लिटरेचर में विंध्या माउंटेन के बारे में बताया गया है जो साउथर्न साइड में है, और वेदों में बताया गया है कि इंडिया को 3 टेरिटरी में डिवाइड किया गया था। आर्यव्रत मतलब नॉर्थन इंडिया, मध्य देश मतलब सेंट्रल इंडिया और दक्षिणपथ मतलब साउथर्न इंडिया। अब समझते हैं पॉलिटी के बारे में। लेटर वैदिक पीरियड में बड़े राज्य और आलीशान शहरों का निर्माण हुआ। जैसे ऋग्वैदिक पीरियड में हमने समझा कि ट्राइबल सेटलमेंट्स थी, अब इस पीरियड में उसे रिप्लेस किया गया स्ट्रॉन्ग किंगडम से। इस पीरियड में राजा को सम्राट कहा जाता था, ना कि राजन, और सम्राट को पावरफुल माना गया, जिससे सरकारी सिस्टम पहले से ज्यादा अच्छे से क्लासिफाइड हो गया। अब हमने अर्ली वैदिक पीरियड में समझे थे कि राजा को नंबर ऑफ ऑफिसर असिस्ट करते थे, जिसमें फर्स्ट रैंकिंग के थे द पुरोहित मतलब सबसे गुणी ज्ञानी पुजारी। अब इस लेटर वैदिक पीरियड में पुरोहित तो थे, बट उनके अलावा नए सिविल फंक्शनरीज सामने आए, जैसे भगदूत मतलब कलेक्टर ऑफ टैक्स, सूत या सारथी मतलब द रॉयल हेराल्ड और द चैरियटर मतलब रथ चलाने वाला, खास्त्री मतलब चैम्बरलेन मतलब एन ऑफिसर हु मैनेजेस द हाउस होल्ड ऑफ अ किंग, अक्षवप मतलब अकाउंटेंट, माहिशी मतलब क्वीन, युवराज मतलब क्राउन प्रिंस मतलब जो जल्दी ही राजा बनने वाले हैं, पालागला मतलब फ्रेंड ऑफ किंग, गोवीकर्ता मतलब हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, संग्रहित्री मतलब ट्रेजरर यानी पैसों का हिसाब किताब रखने वाला, और बाकी के मिलिट्री ऑफिशियल्स थे जैसे सेनानी द जनरल हेड ऑफ सेनापति और ग्रामनी द हेड ऑफ विलेज जो राजा को असिस्ट करते थे। वैसे मिलिट्री ऑफिशियल चेंज नहीं हुए, पहले अर्ली वैदिक पीरियड में भी सेम मिलिट्री ऑफिशियल्स राजा को असिस्ट करते थे। अब इस लेटर वैदिक पीरियड में रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, मतलब प्रांतीय सरकार के नियमित तंत्र की शुरुआत हुई। इस प्रकार हमें यह भी पता चला है कि स्थापति मतलब चीफ जज को अधिकारी के ड्यूटीज को मैनेज करने का कार्य सौंपाया जाता था, जो प्राचीन जनजातियां या कहे एंशिएंट ट्राइब्स द्वारा कब्जे में रखे गए क्षेत्रों को एडमिनिस्टर करते थे। और सतपति का 100 गांव के समूह पर काबू था। अधिकृता गांव का अधिकारी था और उपनिषद ग्रंथ में उल्लेख किए गए एक शब्द उग्रास शायद किसी पुलिस अधिकारी को कहा जाता था। जैसे हमने ऋग्वैदिक में समझे थे कि अलग अलग असेंबलीज, काउंसिल्स जैसे सभा, समिति, विधाता गण बने थे जो न्याय से संबंधित काम संभालते थे। तो इस पीरियड में सभा, समिति, काउंसिल्स एग्जिस्ट करते थे, बस इसकी इंपॉर्टेंस काफी कम हो गई थी और इस असेंबलीज को वुमेन अटेंड नहीं कर सकती थी। इस पीरियड में वुमेन का स्टेटस धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। इस पीरियड में न्यायपालिका का विकास होना स्टार्ट हो गया और क्रिमिनल लॉ को एडमिनिस्टर करने में राजा या सम्राट काफी बड़ा रोल प्ले करते थे। इस टाइम के मेजर क्राइम थे किलिंग ऑफ एन एम्ब्रियो,
मर्डर ऑफ ब्राह्मण, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड एंड ड्रिंकिंग ऑफ सूरा। और इस टाइम पे सबसे बड़ा क्राइम माना जाता था राजद्रोही, या कहीं किसी ने राजा के साथ धोखाधड़ी कर दी तो ये सबसे बड़ा ऑफेंस माना जाता था। अब समझते हैं इनकी सोशल लाइफ के बारे में। जैसे समय बीतता गया, यज्ञ या कहे सैक्रिफाइस इलेबोरेट और कॉम्प्लिकेटेड होते चले गए, जिससे ज्ञानी व्यक्ति का उदय हुआ, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। अब जैसे ऋग्वेद पीरियड में हमने समझा कि ऋग्वेद या आर्यन समाज 4 वर्णों से मिलकर बना था, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। और इस समाज का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के ऑक्यूपेशन के आधार पर किया जाता था। अब ये ऑक्यूपेशन इंसान के इंटरेस्ट या कैपेबिलिटी के हिसाब से चुनी जाती थी, और ऑक्यूपेशन हेरिडिटरी भी नहीं था। पर अब इस लेटर वैदिक पीरियड में ऑक्यूपेशन इंसान के इंटरेस्ट या कैपेबिलिटी से नहीं चुना जाता था, बल्कि पृष्ठ को या कहे बुद्धिमान व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया, वॉरियर को क्षत्रिय कहा गया, खेती बाड़ी जो करते हैं, व्यापार जो करते हैं उन्हें वैश्य कहा गया, और सर्वर्स को शूद्र कहा गया। सर्वर्स ऑफ अपर 3 क्लास, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के सर्वर्स को शूद्र कहा गया। और यह सिस्टम हेरिडिटरी हो गया, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, पंडित का बेटा पंडित बनेगा, वॉरियर का बेटा वॉरियर बनेगा, और नौकर का बेटा नौकर बनेगा। गोत्र वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले इस पीरियड में किया गया। गोत्र मतलब जिससे हमारे एंसेस्टर के बारे में हमें पता चलता है, और पता चलता है कि हम किस वंश से बिलोंग करते हैं। हायर कास्ट के लोअर कास्ट से मैरिज कर सकते थे, पर हायर कास्ट के शूद्र से मैरिज नहीं कर सकते थे, ये परमिटेड नहीं था। और ब्राह्मण्स के द्वारा एक आश्रम सिस्टम डेवलप किया गया। अब यहाँ पे आश्रम मतलब आज के जैसा आश्रम नहीं है, बल्कि उस टाइम का आश्रम मतलब स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब एक इंडिविजुअल की लाइफ इस 4 स्टेजेस द्वारा कैसी उसे बितानी है इसके बारे में बताया गया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक इंडिविजुअल की लाइफ कंसिडर करते हैं जो होती है अप्रोक्स 100 ईयर्स। तो इंडिविजुअल की लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 25, 25, 25 एंड 25। तो ब्राह्मण्स द्वारा 4 आश्रम्स बनाए गए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। मतलब पहले 25 ईयर्स में वो ब्रह्मचार्य का जीवन जिएगा, फिर 25 to 50 ईयर्स में गृहस्थ का जीवन जिएगा, फिर 50 से 75 ईयर्स में वनप्रस्थ का जीवन जिएगा, और 75 से 100 ईयर्स में वो संन्यास का जीवन जिएंगे। और ये चारों आश्रम सिस्टम बनाए गए टू अटेन पुरुषार्थास, जो है धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। मतलब ब्रह्मचार्य में धर्म के बारे में समझेंगे, सिंपल लाइफ जिएंगे, नॉलेज इकट्ठा करेंगे, वेदों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर गृहस्थ में अर्थ के बारे में समझेंगे, शादी करेंगे, फैमिली संभालेंगे और हाउस होल्ड वाला जीवन जिएंगे। वनप्रस्थ में काम के बारे में समझेंगे, जंगलों में रहेंगे और मेडिटेशन करेंगे। संन्यास में मोक्ष के बारे में समझेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे और सिर्फ सेल्फ एनलाइटमेंट पे काम करेंगे। और ये 4 आश्रम सिस्टम में शूद्र और वुमेन को इंक्लूड नहीं किया जाता था, मतलब वुमेन एंड शूद्रस वर एक्सेप्शंस। और ये सब जानकारी दी है उपनिषद में, जो वैदिक लिटरेचर का पार्ट है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब समझते हैं संस्कारास के बारे में। संस्कारास मतलब रिलीजियस सेरेमनीज। टोटल 16 संस्कारास है जिसे परफॉर्म किया जाता है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। फर्स्ट है गर्भाधान। इसे परफॉर्म किया जाता है प्रेगनेंसी से पहले, मतलब शादी के बाद कपल्स वैदिक मंत्र चैंट करते हैं और प्रे करते हैं फॉर हेल्दी चाइल्ड दैट विल ब्रिंग जॉय टू द फैमिली। सेकेंड है पुंसवना। इसे परफॉर्म किया जाता है प्रेगनेंसी के 3रे या 4थे महीने में, जिससे चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर हो सके। थर्ड है सीमंतोनयन। इसे परफॉर्म किया जाता है प्रेगनेंसी के 7th मंथ में, जिससे चाइल्ड की मेंटल ग्रोथ प्रॉपर हो सके। फोर्थ है जातकर्म। इसे परफॉर्म किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ एंड टू वेलकम अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। फिफ्थ है नामकरण। इसे परफॉर्म किया जाता है ऑन 11th डे ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड टू गिव नेम टू द चाइल्ड। सिक्स्थ है निष्क्रमण। इसे परफॉर्म किया जाता है जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है और पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता है। 7th है अन्न प्रशासन। इसे परफॉर्म किया जाता है जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है और उसे सॉलिड फूड सबसे पहली बार खाने के लिए दिया जाता है। 8 है मुंडन या कहे चूरकरम। इसे परफॉर्म किया जाता है जब बच्चे के सर के बालों को पहली बार शेव किया जाता है एट द एज ऑफ 1 to 3 ईयर्स और 3 to 8 ईयर्स। 9th है करणवेद, मतलब पियर्सिंग ऑफ ईयर्स। इसे परफॉर्म किया जाता है बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए। 10th है उपनयन एंड वेदारंभ। इसे परफॉर्म किया जाता है जब बच्चा स्कूल जाता है तो पहली बार वह वेदों के बारे में पढ़ता है। 11th है केशांत। इसे परफॉर्म किया जाता है जब वेदों का अभ्यास पूरा करने के बाद बाल काटे जाते हैं और गुरु को दक्षिणा दी जाती है। 12th है समावर्तन। इसे परफॉर्म किया जाता है जब बच्चा स्टडी कंप्लीट करके घर लौटता है, मतलब इसे कहते हैं एंड ऑफ ब्रह्मचार्य लाइफ।
13th है विवाह मतलब मैरिज सेरेमनी। 14th है वनप्रस्थ। इसे परफॉर्म किया जाता है अराउंड 51 ईयर्स में, जब व्यक्ति सारे उसके फ़ायदे के लिवलीहुड सोर्सेस त्याग देता है और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को सौंप देता है। 15th है संन्यास। इसे परफॉर्म किया जाता है अराउंड 75 ईयर्स में, जब व्यक्ति सारे मटेरियल वेल्थ, डिज़ायर्स, फैमिली और दुनिया त्याग देता है और सिर्फ अपने सेल्फ एनलाइटमेंट पे काम करता है, मेडिटेशन की लाइफ जीता है। 16th है अंत्येष्टि। इसे परफॉर्म किया जाता है आफ्टर डेथ ऑफ इंडिविजुअल। इस पीरियड में फैमिली मोनोगैमियस एज वेल एज पॉलीगैमियस एंड पैट्रियार्चल नेचर की थी, मतलब एक आदमी की एक से ज़्यादा वाइफ होती थी और आदमियों की ज़्यादा चलती थी। इस पीरियड में वुमेन का स्टेटस धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। वुमेन को पॉलिटिकल असेंबलीज अटेंड नहीं करने देते थे और ऐतरेय ब्राह्मण टेक्स्ट में बताया गया है कि डॉटर को एक दुख का कारण माना गया है या फिर एक कष्ट का कारण माना गया है, जबकि बेटे को कहा गया है कि वो परिवार की रक्षा करता है। इसी तरह मैत्रेयनी संहिता में बताया गया है कि देयर आर 3 एविल्स, 3 तरह के पाप होते हैं, लिक्वर, वुमेन एंड डाइस। और उपनिषद टेक्स्ट से पता चलता है कि कुछ महिलाएं हाई एजुकेशन भी ले चुकी थी। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में, मतलब किस तरह की शादी हुआ करती थी। ब्रह्म विवाह मतलब लड़के को दहेज देकर लड़की दे देना। दैव विवाह मतलब पुजारी को फीस के बदले में लड़की को स्वयं देना। अर्श विवाह मतलब दुल्हन की प्राइस को स्वीकारने के बाद लड़की देना। प्रजापत्य विवाह मतलब बिना दुल्हन की प्राइस की मांग किए बिना लड़की देना। गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज। असुर विवाह मतलब खरीदी गई किसी लड़की के साथ विवाह करना। राक्षस विवाह मतलब हारे हुए राजा की बेटी या लड़की को किडनैप करके विवाह करना। पेश्चा विवाह मतलब लड़की का बलात्कार करके उसके साथ विवाह करना। अनुलोमा विवाह और प्रतिलोमा विवाह ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अनुलोमा विवाह मतलब मैरिज बिटवीन ग्रूम जो अपर कास्ट का हो और ब्राइड जो लोअर कास्ट की हो, और प्रतिलोमा विवाह मतलब अनुलोमा का उल्टा। अब समझते हैं रिलीजियस लाइफ के बारे में। जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में हमने समझा कि उनके 3 इंपॉर्टेंट भगवान थे, इंद्र, अग्नि और वरुण। पर अब इस लेटर वैदिक पीरियड में इंद्र, अग्नि, वरुण की इंपॉर्टेंस कम हो गई और प्रजापति, विष्णु और रुद्र ये 3 इंपॉर्टेंट भगवान कहलाए गए। प्रजापति जिन्हें आगे चल के ब्रह्मा पे कहा गया, हु इज अ क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। विष्णु हु इज पैट्रन गॉड ऑफ आर्यंस एंड रुद्र मतलब गॉड ऑफ एनिमल्स, जिसे आगे चल के शिव और महेश के नाम से जाना गया। लेटर वैदिक पीरियड में प्रजापति मतलब ब्रह्म ये सुप्रीम गॉड कहलाए गए। हम अर्ली वैदिक पीरियड में समझ चुके हैं कि पुषना जो सड़कों, पशुओं और गोपालकों के भगवान थे, अब इस लेटर वैदिक पीरियड में पुषना ये शूद्र के भगवान कहलाए गए। जैसे समय बीतता गया, यज्ञ या कहीं सैक्रिफाइस इलेबोरेट होते चले गए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते चले गए। 2 प्रकार के सैक्रिफाइसेस थे, पहला लघु यज्ञ और दूसरा महायज्ञ। लघु यज्ञ को सिंपल या प्राइवेट सैक्रिफाइसेस भी कहते थे और महायज्ञ को ग्रैंड या फिर रॉयल सैक्रिफाइसेस कहते थे। लघु यज्ञ या कहीं सिंपल यानी कि प्राइवेट सैक्रिफाइस ये हाउस होल्डर द्वारा परफॉर्म किए जाते थे, जैसे कि पंच महायज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श यज्ञ जो अमावस के दिन किया जाता था, पूर्णमास यज्ञ जो पूर्णिमा के दिन किया जाता था। महायज्ञ या कहीं ग्रैंड यानी कि रॉयल सैक्रिफाइसेस जो किंग या वेल्दी मैन या उच्च वर्ग के लोगों द्वारा परफॉर्म की जाती थी, जैसे राजसूय यज्ञ, वचपेय यज्ञ, अस्मवेद यज्ञ, अग्निष्टोमा यज्ञ। तो पहला राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के लिए किया जाता था। ये यज्ञ का मेन कारण था सुप्रीम पावर को एस्टेब्लिश करना, यानी ये यज्ञ राजा को चक्रवर्ती सम्राट की पदवी को धारण करने के लिए किया जाता था, जिसमें राजा का अभिषेक के पहले इंद्र और वरुण का अभिषेक किया जाता था। दूसरा वाजपेयी यज्ञ। ये यज्ञ राजा द्वारा किया जाता था, यानी कोई भी राजा जिसे सम्राट की पोजीशन चाहिए होती थी उसे ये यज्ञ करना इम्पोर्टेंट होता था। ये यज्ञ किया जाता था ये दिखाने के लिए कि राजा अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से सुपेरियर है, और इसमें रथ दौड़ मतलब चैरियट रेसिंग का आयोजन किया जाता था और उसके बाद पृथ्वी माता की पूजा की जाती थी। यह यज्ञ साल में 17 दिन चलता था। अश्वमेध यज्ञ
जब भी कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट बन जाता था तब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए इस विशाल यज्ञ का आयोजन करता था। इस यज्ञ के दौरान राजा एक घोड़े को कुछ सेना के साथ खुले में छोड़ देता था। अब अगर ये घोड़ा किसी दूसरे राज्य में चला जाता तो वो उस राज्य के राजा के लिए खुली चुनौती थी। अब उस राज्य के राजा के पास सिर्फ दो ही रास्ते रहते थे, एक तो घोड़े को रोककर युद्ध की चुनौती स्वीकार करे या घोड़े को जाने देकर सेल्फ सरेंडर करे। इस यज्ञ का मेन कारण राज्य विस्तार करना होता था, मतलब एक्सपांशन ऑफ किंगडम। अग्निष्टोमा यज्ञ, इस यज्ञ में अग्नि में पशुओं या कहीं एनिमल्स की बलि दी जाती थी जो एक दिन तक चलता था, और ये यज्ञ करने वाला और उसकी पत्नी यज्ञ से पहले 1 वर्ष तक तपस्वी जीवन बिताते थे और इस ओकेशन पर सोमा ड्रिंक कंज्यूम किया जाता था। अब समझते हैं इकोनॉमी के बारे में। जैसे हमने अर्ली वैदिक पीरियड में समझे कि काऊ को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, जिसके पास काऊ हो उसे वेल्दी माना जाता था और व्यापार के समय पैसों के बदले काऊ दी जाती थी। पर अब इस लेटर वैदिक पीरियड में काऊ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस लैंड को दिया गया। एग्रीकल्चर ने पशुपालन को बदलना शुरू किया और इस पीरियड में हल अक्सर 24 बैलों द्वारा खींचा जाता था और खाद का इन लोगों को ज्ञान था। राइस, बार्ली, बीन्स, सिसेम, वीट उत्पन्न किए जाते थे। फिशरमैन, वॉशरमैन, डायर्स, डोर कीपर्स एंड फुटमैन जैसे नए ऑक्यूपेशंस आए, जिससे प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ता गया। स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे ऑक्यूपेशन डिवाइड होने लगे, जैसे चैरियट मेकर, कारपेंटर, टेनर और हाइट ड्रेसर, ये अलग अलग ऑक्यूपेशन बने। और व्यापारियों के ऑर्गेनाइजेशंस भी थे, जिसका एविडेंस भी मिला है। इस पीरियड में इन लोगों में मेटल्स के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। गोल्ड, कॉपर के अलावा टीन, सिल्वर और आयरन का भी इन्हें पता था। इस पीरियड में 4 तरह के बर्तन काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते थे: ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। अब लेटर वैदिक पीरियड को पेंटेड ग्रे वेयर फेस कहते थे, क्योंकि ग्रे कलर में मोस्ट डिस्टिंक्टिव टाइप के बर्तन आए थे और पेंटेड ग्रे वेयर के बाउल्स, डिशेस अपर क्लास के लोग यूज करते थे। और रेड वेयर पॉटरी भी काफ़ी फेमस थी उस टाइम पे, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोग हैं उसे यूज करते थे। सो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक मतलब वैदिक लिटरेचर हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।